आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय सचिव श्री श्याम सिंह राणा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राजनीतिक सलाहकार श्री शेर सिंह बटशामी जी, जिला के अध्यक्ष सरदार बूटा सिंह लुखी जी, किसान सेल के प्रदेश के अध्यक्ष श्री फूल सिंह मंजूरा जी, एक्स एमएलए श्री जोगीराम जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव श्री राम कुमार एवला जी, श्रीमती तनुजा कश्यप जी, श्री यशवीर राणा जी, गगनजोत संधू जी, मंच का संचालन कर रहे सुरेश नैन जी, श्री जय सिंह जी, और मुझे पगड़ी से सम्मानित किया जेलदार हरेंद्रदीप सिंह लतमुड़ी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस पार्टी कार्यालय के उद्घाटन पे आए हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी बहुत ही वरिष्ठ, कर्मठ और मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे उन्होंने किस तरह से कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में अपनी जिम्मेवारी निभानी है, कैसे अपने बूथ को जीतना है, कैसे हमारे विरोधी जो हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं उस प्रचार को, उस दुष्प्रचार को जो लोगों के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसको खत्म करके अपनी बात मजबूती के साथ रखनी है। ये सारी बातें मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने आपके बीच में करी। साथियों, चुनाव तो 25 मई को है। आप यूं सोचते होंगे कि 25 मई का बहुत लंबा समय अभी तक, एक एक दिन जो है रोज कम होता जा रहा है। अगर हम ये सोच करके चुनाव में अपनी जिम्मेवारी को आगे नहीं बढ़ाएंगे कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी समय है, तो फिर पिछले 5 वर्ष से लगातार जो आप लोगों ने मेहनत करी है, आप लोगों ने जो लोगों में एक अपना विश्वास जीतने का काम किया है, फिर उसमें कहीं कमी आ जाएगी। जो 5 वर्ष आपने बड़ी मजबूती के साथ जिस पार्टी को एक साजिश के तहत खत्म करने का प्रयास किया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत हमारी पार्टी को कमजोर किया और ये प्रयास था उनका कि किसी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को समाप्त किया जाए। लेकिन मैं बधाई देता हूं आप सब कार्यकर्ता साथियों को कि आपने हिम्मत नहीं हारी, बजाय हिम्मत हारने के आपने जिम्मेवारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया और आज उसी का नतीजा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है। कोई कितना भी बड़ा दावा करे, लेकिन हालत हमारे खिलाफ लड़ने वालों की ऐसी है
कि आज वो अपने कैंडिडेट भी नहीं उतार पा रहे हैं। भाजपा ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, बात तो 400 पार की करते हैं, लेकिन हालत यह है कि 6 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो कांग्रेस से पकड़ करके ले आए। सत्सा का उम्मीदवार भी पहले कांग्रेस में होता था, चौधरी रणजीत सिंह भी कांग्रेस में होते थे हिसाब से जो है। ये नवीन जिंदल तो 4 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी में था। इस तरह से और दूसरी जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, उनमें से 3 और ऐसे हैं जो दूसरे दलों से लाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास और भरोसा भी नहीं है कि हम किसी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना करके लोगों के बीच में इस चुनाव के मैदान में उतारने का काम करें। कांग्रेस की हालत पतली है। कांग्रेस के लोग तो आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। कांग्रेसी तो एक दूसरे को कमजोर करने में, नीचा दिखाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो ये कहते थे हम 10 की 10 जीतने में सक्षम है, कुरुक्षेत्र से तो मैदान ही छोड़ गए। कुरुक्षेत्र की सीट तो एक ऐसी पार्टी को दे दी जिस पार्टी ने आपके एसवाईएल का पानी पंजाब में रोक रखा है। कितने की स्वार्थ की राजनीति शुरू होगी। आप पार्टी जो है दिल्ली और हरियाणा में तो कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, और हमारे साथ लगता हुआ पंजाब का इलाका है। पंजाब में कांग्रेस और आप पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रही है। ये आप पार्टी वाले यहां जब प्रचार करने आएंगे तब तो कांग्रेस की बढ़ाई करेंगे, कांग्रेस वाले जब आप पार्टी का प्रचार करेंगे तो उसकी बढ़ाई करेंगे, और पंजाब में जाते ही एक दूसरे को चोर, बेईमान, डकैत, लुटेरा, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। ये केवल स्वार्थ की राजनीति है कि नहीं है? ऐसे स्वार्थी लोगों को कोई मुंह नहीं लगाएगा। आप पार्टी का तो कोई आपके बीच में आए वोट मांगने के लिए, उससे तो केवल एक ही बात कहो कि एसवाईएल का पानी कैसे आएगा हरियाणा में, जब तुम्हारी सरकार पंजाब में है और वो विरोध कर रही है, वो वहां पे रेजुलेशन पास कर रही है, प्रस्ताव पास कर रही है कि हम एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे, आप हमारा पानी न दो तो हम आपको वोट कैसे देंगे। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो तो 10 साल बेचारा कहीं दिखाई नहीं दिया। लोगों के मन से उतरे हुए लोग हैं। आज हर व्यक्ति की इच्छा है कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को और ताकत देकर के हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में सरकार पार्टी की बनाई है। आपकी इच्छा है नहीं है कि आपकी सरकार प्रदेश में बने? अगर आपकी इच्छा प्रदेश में सरकार बनाने की है तो इस लोकसभा के चुनाव में बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज से ही अपने अपने गांव के अंदर अपने अपने बूथ के ऊपर लड़ाई लड़ो। मैं कलाए तलके के 30 गांव में जाकर के आया। लोगों में बहुत उत्साह है आपके प्रति। लोग मन बना चुके हैं अच्छी तरह से कि हमने हर हालत में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को कुरुक्षेत्र से जिताना है। मेरे खिलाफ जो वोट मांगने वाले हैं उनके पास कोई विजन नहीं है। भाजपा तो वोट मांगती है, कहती है मिशन 2047 है, मोदी की गारंटी है, 2047 में विकसित भारत बनाना है। उनसे पूछने वाला हो कि तुम मोदी की गारंटी की तो बात करते हो, ये क्यों नहीं बताते पिछले 10 साल में मोदी ने क्या किया? 10 साल में मोदी जी ने कितने वायदे पहले जो आपके साथ किए थे वो पूरे कर दिए? उनसे पूछो कि आप ये क्यों नहीं बताते अगले 5 साल में आपकी सोच क्या है, देश को कहां ले जाना चाहते हो, 5 साल में क्या करोगे?
आज मैनिफेस्टो आया है भाजपा का, और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे मैनिफेस्टो तो ले आए हैं, लेकिन जो स्टैच्यू चौधरी देवीलाल ने बाबा साहब अम्बेडकर का पार्लियामेंट में लगवाया था, नई जो पार्लियामेंट बनाई है उसमें उनकी स्टैच्यू जो उनकी तस्वीर लगी हुई थी वो हटाने का काम किया। मतलब किस तरह से दोहरा चेहरा इनका। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हमने हमेशा संविधान पे विश्वास व्यक्त किया है, भाजपा संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आज भी हम फिर इस बात की शपथ लेकर के जाएंगे कि हम बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, संविधान को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। वहीं आज के मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें इन्होंने लिखी है, किस तरह से सफेद झूठ बोलने का काम करते हैं। महिलाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं है इनके मैनिफेस्टो में। जिस एमएसपी को कानून बनाने की बात करते थे उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। किसान को क्या देंगे मैनिफेस्टो में कहीं कुछ नहीं लिखा। भाषण बहुत देंगे, हम किसानों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे, लेकिन जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें किसान का जिक्र भी नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान के लिए कैसे आगे बढ़ना है उसका भी जिक्र नहीं है। मतलब सिर्फ दिखावा है। ना यूथ के बारे में कुछ है, ना किसान के बारे में है, ना दलित के बारे में है, ना महिलाओं के बारे में है। इसका मतलब ये तो केवल इंडस्ट्रिस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाकी सबको मारना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है। ये क्या करेंगे बता नहीं सकते। आप तो बड़े दावे के साथ कह सकते हो कि हमारी सरकार बनने के बाद, हमें लोकसभा की सीट मिलने के बाद अगली सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया शुरू करी थी, जो बढ़ करके 3000 होगी, हम उसको 7500 करेंगे। आप तो खुद के लोगों के बीच में ये कह सकते हो कि हमारी सरकार बनने के बाद गैस का सिलेंडर हर घर में सरकार 1 तारीख से मुफ्त में भेजना शुरू कर देगी। 1100 रुपए हर गृहिणी के खाते में, उसकी रसोई बढ़िया चले इसके भी दे देगी। आप खुल के ये कह सकते हो कि हम जो युवा है, प्रत्येक घर से एक युवा को रोजगार और नौकरी देंगे। चाहे वो लड़की पढ़ी लिखी हो, चाहे लड़का पढ़ा लिखा हो परिवार का, हम उसको रोजगार नौकरी देंगे। जिसको नौकरी नहीं मिलेगी उसको मायूस नहीं होने देंगे। उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। हम गरीब आदमी जिसके पीले कार्ड बने हुए, जिसके इन्होंने 9 लाख से ज्यादा काट दिए, हम उस गरीब आदमी को पीला कार्ड भी बना करके देंगे, 100 गज का प्लाट भी देंगे। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान भी उसको बना देंगे। वहीं उसके साथ साथ आज बिजली बहुत महंगी है, मीटर बाहर लगे हुए हैं। हम बाहर लगे हुए मीटर हटाने का काम करेंगे और ऐसे मीटर ला करके देंगे जो 500 से ज्यादा बिल नहीं आएगा किसी को। हमारे पास तो विजन है कि हमने प्रदेश के लोगों को क्या देना है, क्या करना है। ये तो बता ही नहीं सकते कि आपने क्या करना है। किसान के कर्जे के बारे में कोई जिक्र नहीं है। जो ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं कर्मचारी, हैरानी की बात है, विधानसभा में, लोकसभा में कांग्रेस के लोग ओल्ड पेंशन को लेकर के बहुत शोर मचाते हैं। ये कहते हैं कि ओल्ड पेंशन फिर से लागू हो। उसको खत्म करने वाली कांग्रेस थी, उसको लागू करने वाली जो है ये बीजेपी है। पहले कानून इन्होंने तैयार किया था और उस कानून को पूर्ण रूप से लागू करने का काम इन्होंने किया। अब आपने खुल के कह सकते हो कि हरियाणा में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन पुरानी स्कीम जो है उसको लागू करने का काम किया। ये हमारा मैनिफेस्टो है, लेकिन इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है। ये तो वोट मांगते हैं तो कहते हैं वो एक तो जो लालाजी खड़ा है यहां वाला, आप पार्टी वाला, जिसको किसी ने शक्ल से भी नहीं देखा था, जो जानते भी नहीं करते, अगर अकेला बाजार में निकल जाए तो लोग सोचते हैं पता नहीं कहां से आ गया, कौन आ गया, किसका रिश्तेदार आ गया। अगर मैं कहीं बाजार में जाऊंगा तो मुझे तो 100 आदमी राम राम करने वाले मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। मैं तो अगर किसी गांव में जाऊंगा तो मेरी ख्याल कहीं किसी के घर के आगे बैठ जाऊंगा तो
कुछ ही समय में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे और मेरे से चर्चा सुनते हैं। इस सुशील गुप्ता को कहीं गांव में छोड़ दो तो काम बड़े यूं सोचते हैं किसी का मुनीम आ गया पैसे मांग रहे। ऐसी हालत है कि नहीं है? मैं कोई गलत नहीं कह रहा, ये सच्चाई यही है, हकीकत है कि इसका कोई वास्ता रिश्ता नहीं है असल के साथ। ये कभी आए नहीं बेचारे। अब गांव में जाता और कहता है कि अब ऐसी मेरे वोट काटेगा। अरे तेरे वोट किसके बाप के भैया? तेरी यहां क्या रिश्तेदारी है? तेरा यहां कौन सा भाईचारा है? तू कब हरियाणा में आया? कब तेने हरियाणा के लोगों के लिए कोई लड़ाई लड़ी? कोई किसान आंदोलन था तो उसमें सबसे सक्रिय भूमिका किसी की रही? तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही। आप पार्टी तो कहीं दिखाई दी नहीं। अगर जाट आरक्षण आंदोलन का इशू था तो सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी। अगर पीपली में किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा था तो सबसे अग्रणी भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की थी उस किसान आंदोलन को ताकत देने की। किसानों के लिए किसने इस्तीफा दिया? वो राज्यसभा का मेंबर था, एक शब्द भी कहीं नहीं बोला। अब कहता है वोट काटता है। मैं वोट थोड़ी काटने आया हूं, मैं तो इनकी रान काटने के लिए आया हूं। वोट तो इनके आपस में कटेंगे। ये 60,000 वाले हैं दो, है नहीं? 60,000 वाले दो। और मैं जिस 6 लाख वोट वालों के साथ हूं, 6 लाख वाले को 60,000 वाले कहते हैं बोले ये वोट काटना है। ये 60,000 आपस में बटेंगे, 30-30, 32-32 ले लेंगे। मैं तो लाखों वोटों को लेकर के लोकसभा में जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता ही चुनाव के अंदर अगर ठीक से मेहनत कर लेगा तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको चुनाव जीतने से। जहां तक लोकसभा के चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन की बात है, मैं खुद के दावे के साथ आपके सामने एक बात कह सकता हूं, हम लोकसभा की 3 सीट हर हालत में जीतेंगे। सरसा की सीट जीतोगे, हिसार की जीतोगे, कुरुक्षेत्र जीतोगे। और थोड़े से रुक जाओ, मैं देख रहा हूं कांग्रेस वाले किस किस को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। गुड़गांव सीट भी तुम्हारे पक्ष की सीट है, वो भी तुम जीत सकते हो। बाकी तो ये जो 10-10 के दावे करते हैं, मुझे लगता नहीं ये कहीं जमानत में बचा पाएंगे अपनी। चुनाव के नतीजे बहुत अलग आएंगे। बस 25 तारीख तक मेहनत करो, कमी ना छोड़ो किसी की। मैं उम्मीद करूंगा कि हर साथी जो बहुत अच्छे तरह से बहुत मेहनत करेगा। आज मांगेराम जी के नेतृत्व में जो पुराने हमारे साथी थे, बीच में जेजेपी में चले गए थे, आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए, अपनी आस्था व्यक्त करी है। और मुझे रास्ते में बता रहे थे, कह रहे थे 4.5 साल की कसर पूरी कर दूंगा, इतनी मेहनत करूंगा। हमें भी ऐसे साथी चाहिए जो पुराने साथी रहे, इसी वजह से चलो चले गए। बहुत सारे हमारे जो साथी थे वो गए थे। आप सब साथियों से मेरा एक निवेदन है, उनसे भी आपको सबका मन है, क्योंकि इनके नेताओं के असली चेहरे जो सामने आ चुके हैं। हाँ, जो साथी हमें छोड़ करके गए थे किसी गलतफहमी की वजह से, वो सारे आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि इनके नेताओं की पोल खुल गई। इनके पता लग गया कि ये 4.5 वर्ष से किस तरह से इस प्रदेश को इन्होंने लूटने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उन सब साथियों को भी लेकर के आओ। सारे आने को तैयार हैं। जाकर के एक बार उनसे कहो आओ, क्या मिलकर के फिर आगे बढ़ते हैं। हर हालत में आगे बढ़ जाएंगे। अपने मांगेराम जी जो है यमुनानगर के जिला के जेजेपी के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पद त्याग करके आज आपके साथ आ गए। इनका स्वागत है, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि
आज से जी जान से जुट जाओगे जी जान से, करो हाथ खड़े मेरे साथ के जुट जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका।